Geometrical isomerism, cis and trans, E and Z. E is Entgegen and Z is Zusammen. Entgegen का मतलब होता है ऑपोजिट और सुजामन का मतलब है सेम. रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और EZ आंसर्स हो सकते हैं. इस आइसोमेरिज्म की कंडीशंस हैं. कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बेटा ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टॉपिक है. यहां पे भी हम IUPAC नेम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. ब्यूटेन स्टैगर्ड हो या इक्लिप्स्ड होती ब्यूटेन ही है. ये कोई फंक्शनल या कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है. ये तो सिंपली 3 डायमेंशन में पोजीशन से रिलेटेड आइसोमेरिज्म है. ठीक है, ये वैसी बात है. हमारा नाम एक फिक्स्ड नाम है आप लोगों का. आप हाथ ऊपर करो तो भी आप कोविद ही रहोगे, नीचे रखो तो भी कोविद, ऐसे करो तो भी कोविद. ये वैसी वाली बात है. ठीक है, हिमांशु ने अब हाथ बुक पे रखा, अब हाथ रिमोट पे रखा, अब पॉकेट में डाला. योर नेम विल रिमेन सेम. तो ये वैसे वाला आइसोमेरिज्म है. कंपाउंड अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज करता. कंपाउंड सिर्फ अपने पे लगी हुई चीजों को हिलाता है, इधर उधर कर रहा है, रोबोट की तरह भी कर ले तो भी वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. नाम नहीं बदलेगा, नाम वही रहेगा. IUPAC रिमेन सेम, सिर्फ उसकी कुछ 3 डायमेंशनल पोजीशंस बदल जाती है. ठीक है, हम सो गए, हम उठ गए, हमारा नाम नहीं बदलता. वैसे वाली. क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? स्टीरियो का मतलब समझ आ गया ना. 3 डायमेंशन में चेंज होगा, मॉलिक्यूल नहीं बदलेगा, कोई बॉन्ड तोड़ के इधर उधर नहीं करेंगे, सब कुछ वैसे रहना चाहिए. कंडीशंस क्या है? कन्फर्मेशनल स्टीरियो ये, लेकिन इसको सही से अलग से करते, उसको गिनते नहीं ना. मैंने कभी कहा था काउंट नहीं कर सकते उनको, इसलिए इनफाइनाइट आंसर. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टॉपिक है, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्योंकि काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते उसको, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है. ठीक है, उसको आप इनफाइनाइट को तो ऐड कर ही नहीं सकते ना किसी में. कंडीशन नंबर 1, हिंडर्ड रोटेशन. हिंडर्ड रोटेशन should be there. वहां पे hindered rotation नजर आनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है hindered rotation. कौन से बॉन्ड hindered रहते हैं? तो हम कहेंगे 3 जगह पे हमें हिंडर्ड रोटेशन नजर आएगी. एक तो एल्कीन्स में, एक साइक्लो एल्केन्स और तीसरा इमीन और ऑक्साइन्स. डबल बॉन्ड N वाले जो ग्रुप्स है उनमें रोटेशन हिंडर्ड होती है. ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जब डबल बॉन्ड बन जाए तो आप किसी को रोटेट नहीं कर सकते. अगर रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा. ठीक है. साइक्लिक मॉलिक्यूल, सोचिए, देखो अगर ये रिंग है, ट्राइंगल है, अगर मैं एक हाथ को घुमाऊं तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वरना नहीं घूम सकता. तो रोटेशन अलाउड नहीं है. आप किसी भी कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते. रोटेट करोगे तो कोई ना कोई बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, साइक्लिक भी हो गए. सेम वे ऑक्साइन्स या इमीन्स में डबल बॉन्ड है, ये भी रोटेट नहीं कर सकते. आप अगर नाइट्रोजन घुमाओगे तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है जी, समझ आ गया? ये नहीं कहना कि हम नाइट्रोजन को उल्टा लिख दें तो डबल बॉन्ड तो ऐसे रहेगा, बट आपने लिखा है, एक्चुअल में टूट चुका. ठीक है, समझ गए? तो आपके पास ये तो थी पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है, ग्रुप्स bonded to carbon. Two groups bonded to
carbon should be different. यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि H और H लगा दिया, CH3 CH3 लगा दिया, ऐसे नहीं लगा सकते, दोनों ग्रुप डिफरेंट चाहिए। आप देखो साइक्लो लगाया मैंने, तो इसका मतलब A और B लगाऊंगी, यहाँ पे B और A लगा सकती हूँ, लेकिन डिफरेंट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे तो इसे सेम लगाया, डिफरेंट ही लगाया बच्चे। ये इसको बस मैंने क्या लिखा, 2 ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स। ये नहीं कहना कि इधर दोनों सेम लगा दिए, मैंने इनको तो बोला ही नहीं चारों, मैं ये तो नहीं कहा कि सारे ग्रुप सेम होने चाहिए, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको एक कार्बन पे लगे हुए 2 ग्रुप्स देखने हैं। तो ये भी आ सकता है ना, यानी यहाँ पे मैं A लगा दूं, यहाँ B लगाना पड़ेगा। मैम यहाँ भी तो अगर हम देखें 2 कार्बन आ रहे हैं, तो वहाँ भी तो ये आ सकता है क्या? ये जो साइक्लो वाला है, हाँ, यहाँ पे मैंने इस पे 2 ग्रुप लगाए थे जो डिफरेंट, एक A लगाया, एक B पे B और एक पे। वहाँ A और B भी तो फिर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, डिफरेंट होने चाहिए। स्पेस का मतलब सिस्ट्रास होगा, ये मतलब इसका। तो कंडीशंस आपको समझ आ गई। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? यस और नो? नो मैम। चलो यहाँ पे Cl कर दूं, अब होगा? क्यों नहीं होगा? एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गया अब तो? एग्जाम्पल्स आर, केमिकल बॉन्डिंग में कराया था, Cl Cl H H। जब Cl और H और H सेम साइड पे हो तो हम कहते हैं सिस, और अगर मैं ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर दूं तो हम कहते हैं ट्रांस। याद आ गया? यस मैम। दिस इज ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स आई हैव ड्रॉन। Another example, CH3 CH3 H H, सिस की ट्रांस, सिस ट्रांस आप खुद ड्रॉ करो। सिस और ट्रांस, ट्रांस सिस ड्रॉ करो। सिस की ट्रांस, बोलो सिस, नाउ ट्रांस। न्यूक्लियम सिर्फ हाइड्रोजन को देखते हैं, चलिए ड्रॉ। आपने इन सबके सिस और ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए थे, तो ये मैंने सिस ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपके पास बन जाता ट्रांस। बेटे इसके सिस आइसोमर को बोलते हैं मैलिक एसिड।
दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड और ट्रांस को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये क्यों कॉमन नेम है, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। पहले भी बताया था मैंने, केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखवाया था, फ्यूमेरिक एंड मैलिक एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास, चलो अब एक बार ये कंपाउंड होता, इस कार्बन पे देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इज इट क्लियर? क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स। तो जब इन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए तो वो सिस ट्रांस नहीं शो कर सकती। आप बताओ ये जो कार्बन है ये क्या शो कर रहा है, ट्रांस के सिस? सिस। हाँ जी बेटा, 2 बॉन्ड तो पहले बना रखे हैं, पाई बना रखा पर सिर्फ नाम तो नीचे वाले कार्बन की नहीं। हाँ नीचे वाला कार्बन कौन सा? कार्बन ही था। 2 कार्बन हो सकते हैं ऐसे। दिस इज गोइंग टू बी सिस, ये समझ आया? जब आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो आप कहोगे 2 raised to power 1, दैट मीन्स 2, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है जो कि एक्टिव है, तो हम कहेंगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगले एग्जांपल पे जरा मुझे बताओ कि कितने एक्टिव एल्कीन्स हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है तो सिस हो गए क्या? डिफरेंट कंडीशंस क्या है? बोले कार्बन होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। एक कार्बन पे जब दोनों ग्रुप सेम हो तो सिस ट्रांस होता है। तो फिर इस पे क्यों ध्यान डाल, इसको छोड़ दो, इस पे लगाओ। इस पे एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, फर्क नहीं सिस है। तो ऐसे इसका ट्रांस भी बना सकते हो 2 आइसोमर्स में। हम ट्रांस इसको नीचे करते हैं, मैंने बनवाया नहीं, जैसे रहने दो बस। आप बताओ इसमें कितने एल्कीन्स एक्टिव हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे? क्या दोनों करेंगे या नहीं करेंगे? 2 करेंगे, ए और बी। आप मुझे बताओ ए जो है वो सिस है कि ट्रांस? सिस और दूसरा ट्रांस और बी ट्रांस। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ए पे सिस और ट्रांस, बी पे, सी पे ट्रांस और डी पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2 raised to power 3 is 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ आया? अब हमारे पास अगर ये कंपाउंड आ जाए, तो ना तो हम इसको सिस बोल पा रहे थे ना ट्रांस बोल पा रहे थे, नीदर सिस नॉट ट्रांस, कुछ गेस नहीं कर पा रहे थे। इन दैट केस हम कराएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं?
वी हैव प्रायोरिटी रूल. प्रायोरिटी रूल. प्रायोरिटी रूल ये कहता है, रूल नंबर 1, more is atomic number, higher is priority. जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी. नंबर 2, if atomic number is same, then more is mass, more is priority. For example, tritium, deuterium, protium, H13, H12, H11. तो हम कहेंगे ट्रीटियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ड्यूटीरियम, एज कंपेयर टू प्रोटियम. आप देखो, आयोडीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, then tritium, then deuterium, then protium. ये समझ आ गए पहले 2 रूल. और तीसरा रूल है, if first atom is same, then look at the next. Look at the next, and so on, for deciding priority. थर्ड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि किसी पे OH लगा हुआ है और दूसरी साइड पे OCH3 लगा हुआ है, तो आप कहोगे O और O तो सेम है. इस पे क्या लगा हुआ है, H, और इस पे क्या लगा हुआ है, कार्बन. तो हम कहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मोर इंपॉर्टेंट, हायर प्रायोरिटी. नहीं बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, ये H और ये कार्बन है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा रूल बोल रहा है. हाँ, फर्स्ट रूल. अब आप बताओ कि अगर मैं ये लगा COH और COOH, तो मैंने एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दी. समझ आया क्यों? यस मैम, प्लीज नोट. C और C सेम और O और O सेम. इस पे H है और इस पे O है, तो नेचुरली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ. 4th रूल है, लास्ट रूल, डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन, एंड ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 नाइट्रोजन्स. ये हमारे पास था प्रायोरिटी रूल. अब ऊपर चलते हैं, जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया था उसके ऊपर. तो कार्बन के 5 बॉन्ड गिनने के लिए, सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए आपका रूल है, कार्बन डबल बॉन्ड O को आप क्या लिखोगे कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, काउंट करने के लिए. यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन. आप बताओ इस कार्बन पे कितने ऑक्सीजन हुए, 2, और इस पे कितने हो गए, 3. कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, 3 वाला. ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंस चेक करनी है ना, आपने कंपैरिजन करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे? 3 नाइट्रोजन
पे नाइट्रोजन ज्यादा प्रेफर। क्यों? ऑक्सीजन है उसके पास, मोर एटॉमिक नंबर। आप बताओ, ये मॉलिक्यूल हमारे पास था, रूल आपने लिख लिए हैं। आप मुझे इस रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला कौन है? आयोडीन। आयोडीन। नंबर 2 पे आ जाएगा ब्रोमीन, देन इज क्लोरीन, देन इज हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो और समझ लो, फिर आपको 2-3 प्रैक्टिस के लिए दूंगी तो आप कर पाओगे। इस कार्बन पे 2 ग्रुप्स में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आयोडीन। जो इंपॉर्टेंट है उस पर सर्कल लग गया। इस कार्बन पे इन दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट। ट्रांस हुआ कि सिस? ट्रांस। अब इस ट्रांस को, ऑपोजिट को हम क्या कह सकते हैं? ई फॉर्म। ई इज एंटगीगन, ऑपोजिट। तो ट्रांस को अब हम ई कह रहे हैं। ये कैसे बना? उसका नाम है ई फॉर्म। ई इज एंटगीगन वर्ड से लिया गया है। एंटगीगन का मतलब होता है ऑपोजिट। मैम अब हम जैसे ये डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे तो हम एंटगीगन बोला करेंगे। ई बोला। ई फॉर्म। बताओ जी, ये ई है कि जेड? जो मैंने दिया है आपको, ये ई है या जेड? जेड। सिस और जेड, ठीक है। पहले तो एच और डी में से कार्तिक कौन सा इंपॉर्टेंट है? डी। सीएल और बीआर में से? बीआर, करेक्ट। मैम दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं। सिस हुआ कि ट्रांस? सिस। तो ये सिस फॉर्म है और वी कैन से जेड। अगर हमने इसको नंबर